अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम उससे उलझने के मूड में हो और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ख्याल दिल से निकाल दो। मेरी कमजोरी है कि अगर मुझे किसी काम से रोकने की कोशिश की जाए तो उसे जरूर करता हूँ। मैंने मजबूत लहजे में कहा, चूंकि मैंने उससे निपटने का इरादा कर लिया है इसलिए अब मेरा बाद रहना नामुमकिन है। तुम उसे नहीं जानते अली। सोनिया वो जरीब होगी, वो खुद तो कुछ भी नहीं करती मगर जिन लोगों से उसके खास मरासम है वो बहुत खतरनाक है। तुम तो मेरा इश्तियाक बढ़ा रही हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब तो मैं उसे जरूर देखूंगा। मैं महसूस कर रहा था कि बराबर वाली मेज पर मौजूद दोनों अफराद हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही हैं। सोनिया तो चुप हो गई थी मगर उसके चेहरे पर तशवीश के साए फैल गए थे। मैंने इधर उधर की बातें करके उसका ध्यान बढ़ाने की कोशिश की मगर उसका इजराब दूर ना हो सका। खाने के बाद मैंने उसे मरकजी हाल में चलने की फरमाइश की तो उसकी इजराबी कैफियत में इजाफा हो गया। पहले ही तुम्हारे पीछे कुछ नामालूम लोग लगे हुए, ऐसे में तुम क्यों किसी और उलझन को गले लगा रहे हो? मेरे दुश्मन बहुत फजूल साबित हो रहे हैं, मैंने बुलंद आवाज में कहा। इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ जानदार लोगों से दुश्मनी मोल ली जाए। जिंदगी बहुत बेकैफ हो गई है, चलो उठो। डाइनिंग हॉल के दरवाजे से निकलते वक्त मैंने उन दोनों को भी उठते देखा। गालिबन वो मुझे नजरों से उलझन नहीं होने देना चाहते थे। मैं उनसे निपटने की तदबीरों पर गौर करने लगा। मुझे एक वादा करो हरी। बरगदी हाल में दाखिल होने से कबल सोनिया ने मुझसे कहा, कम मन कम इस वक्त तुम मुझसे नहीं उलझोगे। तुम ख्वाब बुखा घबरा रही हो, मैं तो सिर्फ उसे देखना चाहता हूँ। कुछ करने ना करने के बारे में मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। वो जो आसमानी रंग के सूट में मलबूस है उसका नाम सलोमी है। सोनिया ने मुझे आंख के इशारे से बताया और मैंने उसे देख लिया। उसकी बेस पर एक शख्स और भी मौजूद था जो सूरत ही से छटा हुआ बदमाश लग रहा था। लंबा तिरंगा और मजबूत हाथ पैरों वाला उसका उम्दा लिबास भी उसकी असल शख्सियत की पर्दापोशी करने में नाकाम था। वह सोनिया के हाथों में हाथ डाले उसकी नजदीकी मेज पर पहुंच गया। सोनिया वहां बैठना नहीं चाह रही थी मगर ज्यादा देर इनकार करके दूसरों की नजरों में आने से भी गुरेजा थी और इसी वजह से मेरा साथ देने पर मजबूर हो गई थी। टेबल पर बैठने के बाद मैंने सरूमी को गौर से देखा। वो बहुत ज्यादा उसी तो नहीं थी मगर उसमें सेक्स अपील बहुत ज्यादा थी। चेहरे का नकूश कुछ अजीब से थे जिन्हें देखकर मेरे देन में किसी बिल्ली का तस्वुर उभर रहा था। उसकी नीली आंखें उस तस्वुर को मजीद पुख्ता कर रही थी। वो टेबल पर झुकी अपने साथी से महवे गुफ्तगू थी। उसका साथी भी बातें करने में मगन था। मेरी नजरें उन दोनों पर ही जमी हुई थी। कुछ देर बाद बातें करते करते उसने निगाह उठाई। उसकी निगाह सीधी सोनिया पर पड़ी थी। मैंने उसे चूकते देखा। सोनिया नर्वस दिखाई देने लगी थी। अपने साथी को चौंकते देखकर सलोमी ने भी सोनिया की तरफ देखा। मैंने देखा कि सोनिया पर निगाह पड़ते ही सलोमी तन कर बैठ गई। उसे देखकर यह गुमान होता था जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार पर जस्ट लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। सोनिया बुरी तरह नर्वस हो गई थी। सलोमी अब होंठ बेचकर अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और हमारी टेबल की तरफ आ रही थी। उसके साथी ने भी उसकी तकलीद की थी। मैं उन दोनों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था मगर मेरी आंखों में तमस्कर था। उन दोनों ने हमारी इजाजत के बगैर कुर्सियां खींची और बैठ गए। मैंने तुमसे कहा था कि अगर आइंदा तुझे यहां देखा तो अच्छा नहीं होगा। सलोमी गुर्राई, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहां आने की? तुमने रॉयल क्लब की बड़ी तारीफें की थी, मैंने सोनिया से कहा, लेकिन यहाँ तो बड़े बदतहजीब लोग आते हैं। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि दूसरों की मेज पर बैठने से कबल इजाजत तलब की जाती है। तो तुम इसके नए यार, शायद इसने तुम्हें अदनान अब्बासी के बारे में कुछ नहीं बताया। उसका इशारा अपने साथी की तरफ था। बताया था, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। कह रही थी अदनान अब्बासी बड़ी सगील डिश का नाम है। मगर मैंने कहा परवाह मत करो, मेरा आदमा बहुत मजबूत है, तमीज से बात करो। इस बार खाकान अब्बासी गुर्राया था, वरना तुम्हारे दांत मेदे में भी उतर सकते हैं। सोनिया, तुमने ये तो नहीं बताया था कि इस डिश को खाने से दांत मेदे में भी उतर सकते हैं। मैंने बुरा मान जाने वाले अंदाज में कहा, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुझे अपने दांत किस कदर अजीज है? तुम कोई इंतहाई बेवकूफ आदमी मालूम होती हो। जानते हो अगर मुझसे उलझोगे तो इसका अंजाम क्या होगा? मैं आपको क्या जानूं, आपने तो अभी तक अपना तारुफ भी नहीं कराया। इस शहर में मेरे जुए के कई अड्डे चलते हैं, सैकड़ों गुंडे मेरे मुलाजिम हैं। उफ़ो, आप तो बड़े कामती आदमी है जनाब, मैंने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा। मुझे आप ही जैसे आदमी की तलाश थी। इस वक्त अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो फौरन यहां से रुखसत हो जाओ, अदनान ने धमकी अमेज लहजे में कहा, वरना ये रात तुम्हारी जिंदगी थी, आखिरी रात भी हो सकती है। न नहीं, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है जनाब, मैं जा रहा हूं।
सोनिया के चेहरे पर दर्दी छा गई थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे किसी ने उसके जिस्म का सारा खून निचोड़ दिया हो। उसमें इतनी ताकत भी नहीं रह गई थी कि मेरी इस हरकत पर एहतजाज ही कर सकती। मैं किसी की तरफ देखे बगैर रंगो नूर के उस सैलाब से बाहर निकल आया। क्लब के गेट से बाहर निकलने से कबल मैंने क्लब के एक मुलाजिम को अपने हमरा ले लिया था। 5 दीनार के इवन वो मेरा छोटा सा काम करने पर राजी हो गया। उस मुलाजिम के साथ मैं कार तक पहुंचा। मेरे दुश्मन भी बाहर निकल आए थे। मैंने कार का दरवाजा खोला और बुलंद आवाज में उस मुलाजिम से पूछा, अरे वो तीनों कहाँ गए? मालूम नहीं साहब, मुलाजिम ने मेरा बताए हुए जवाब दोहराया। वो आपके साथ ही गए थे, अंधेरे में मालूम नहीं कहाँ रुक गए। जाओ जल्दी से जाकर उन्हें भेजो, वो मेरे साथ ही जाएंगे। मुलाजिम चला गया और मैं कार का दरवाजा बंद करके कार के नजदीक ही टहलने लगा। मेरे दुश्मन अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे। मुझे अंदाजा था कि उन्होंने सोनिया समेत मुझे अगवा करने का प्रोग्राम बनाया होगा और कुछ अजब नहीं था कि इस मकसद के लिए कोई शख्स मेरी कार की अगबी नशिश पर छुपा भी हो। मैं टहलते टहलते गैर महसूस तरीके पर दूर से दूर फोता चला जा रहा था, मगर मेरी तवज्जो कार की जानिब भी मरकूज थी। कार का अगबी निशिस का दरवाजा खुला और फिर बायसगी बंद कर दिया गया। मेरी जगह कोई और होता तो इतने फासले से यह मंजर नहीं देख सकता था, मगर मेरी तो तमाम तर तवज्जो उस तरफ थी। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। जो शख्स इस मकसद के लिए अगबी निशिस पर छुपा था वो फरार हो गया था। आखिर मेरे साथ जाने के लिए 3 और अफराद जो आने वाले थे, ऐसे में मेरे अगवा का मंसूबा धरा रह जाता। मुझे यह भी अंदाजा था कि वो लोग ऐसी कोई हरकत करने से गुरेज करेंगे जिससे वो खुद किसी की नजरों में आए, लिहाजा लादन तक वो यहाँ किसी हंगामा आराई से गुरेज करेंगे। कुछ देर बाद मैंने अदनान और सलूमी को इस सालम में क्लब के दरवाजे से निकलते देखा कि सोनिया उनके दरमियान थी और दोनों ने उसे सहारा दे रखा था। सोनिया चल क्या रही थी, घसीट रही थी। मैं तो उसकी हालत ये देख चुका था। इस वास्ते मेरे लिए यह समझना दुश्वार नहीं था कि सोनिया इस साल को किस वजह से पहुंची है। उन्होंने सोनिया को अपनी कार की अकबी निशस्त पर फेंका, फिर सुलोमी ने भी अकबी निशस्त संभाल ली और खाकान खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरी गाड़ी अदनान की गाड़ी के अकम में ही क्लब के गेट से निकली थी और मेरी गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियां और थीं जो शुरू ही से मेरे ताकुम में रही थी। बदरे की सड़कों पर चारों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती शहर के कुछ फैशनेबल इलाके में पहुंच गई जहां 2000 गज से कम के कोई कोठी नहीं थी। मैंने अदनान की कार को एक कोठी में दाखिल होते देखा और अपनी गाड़ी आगे निकाल ले गया। मैंने कार की रफ्तार में इजाफा कर दिया। एक तवील चक्कर काट कर मैं अदनान की कोठी की अकबी सिमत पहुंच गया। उस सिमत में भी सड़क थी मगर आगे जाकर बंद हो जाती थी, इसलिए यहाँ ट्रैफिक नहीं चलता था। मैंने एक जगह कार रोक दी। अपने ताकबगंदगान को मैंने यकसर नजर अंदाज कर दिया था, जिनकी कारें मैंने गली के नुक्कड़ तक आते देखी थी। कार लॉक करने के बाद मैं अदनान की कोठी की कंपाउंड वाल की तरफ बढ़ा। कंपाउंड वाल से अंदर कूदना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। रात अभी आधी भी नहीं हुई थी, इसलिए चांद भी नहीं निकला था और कंपाउंड में गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मेरे पैरों तरह नरम नरम घास थी और अकम में दीवार के साथ पौधे उगे हुए थे। इधर उधर देखकर इत्मीनान करने के बाद मैं सीधा खड़ा हो गया, मगर उसी लम्हे मैंने एक खौफनाक सरगोशी सुनी, अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना गोली मार दी जाएगी। अदनान के बंगले में घुसने की सजा मौत है। मैं सुन होकर रह गया, मगर हाथ तो मुझे उठाने ही पड़े। मैं तो यहाँ सुइयों को अदनान अब्बासी के चुंगल से दिखाने आया था, मगर खुद फंस गया था। मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे धमकी देने वाला शख्स तन्हा है या उसके साथ कोई और भी है। अंधेरे की वजह से वैसे भी कुछ देखना मुश्किल था और वहां तो घास के अलावा अकम में पौधे भी थे। पसे मंदिर में अगर तारों भरा आसमान होता तब भी कुछ नजर आ जाता, मगर इस गहरे पसे मंदिर के बायस कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो शख्स मेरे अकम में था और गालबन पौधों के दरमियान छुपा हुआ था, इसलिए मैं उसे देख नहीं सका था। ये इत्तफाक तो नहीं हो सकता था कि जिस जगह मैं कूदा वहीं एक मुआफिज छुपा हुआ था। यकीनन अदनान अब्बासी ने अपनी हिफाजत का भरपूर बंदोबस्त कर रखा होगा। जिस किस्म का वो आदमी था और जैसे पेशे से वाबस्ता था, उसमें तो हिफाजत का बंदोबस्त करना ही पड़ता है। दुश्मनियां जलती हैं और एक दूसरे का खून पानी की तरह बहा दिया जाता है। अदनान के भी कुछ दुश्मन रहे होंगे जिनकी तरफ से उसे खतरा लाहक होगा, और जिस शख्स को किसी किस्म का खतरा लाहक हो वो एक मुआविज पर तकिया नहीं कर सकता। कंपाउंड में जगह जगह मुआफिज होंगे, इसके अलावा और क्या सोचा जा सकता था। ज़बैर जरा इसकी तलाशी तो लो। उस शख्स की आवाज आई और मैं तवील सांस लेकर रह गया। गोया वो तनहा नहीं था, उसके साथ एक शख्स और भी मौजूद था। ज़बैर नामी शख्स ने आगे बढ़कर मेरी तलाशी ली। वो पुश की जानिब से मेरे नजदीक आया था और उसने बड़ी एहतियात से सर से पैर तक मेरे जिस्म और जेबों को थपथपाकर
इत्मीनान कर लिया था। मैंने इस मरले पर हरकत में आने का फैसला किया। दूसरी जैसी आवाज से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो किस सिमत में खड़ा है, इसलिए जैसे ही ज़बैर मेरी तलाशी लेकर पीछे हटने लगा, मैं बरकी सूरत से पलटा और मैंने उसे दोनों हाथों से जकड़ कर पूरी कुव्वत से उस जाने फेंका जहां दूसरा मुहाफिज मौजूद था। दोनों में से एक को भी सोचने समझने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। दोनों एक दूसरे से उलझकर पौधों के दरमियान गिरे और मैंने बड़ी तेजी से उन पर छलांग लगा दी। दूसरा शख्स ज़बैर के नीचे दबा हुआ था। मैंने ज़बैर के सर पर नपी तली जरब लगाई। ये लाजमी तौर पर बेहोश कर देने वाली जरब थी। जरब मैंने सीधे हाथ से लगाई थी और उल्टे हाथ से दूसरे शख्स के उस हाथ को जकड़ दिया था जिसमें पिस्टल था। ज़बैर के नीचे दबा होने के बायस उस शख्स को ना तो फायर करने का मौका मिल सका और ना ही वो अपना दिफा करने की पोजीशन में था। वो इस चक्कर में था कि किसी तरह ज़बैर को अपने ऊपर से हटा दे। दूसरी तरफ वो पिस्तौल पर अपना कब्जा भी बरकरार रखना चाहता था। मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। मुझे तो उसके हाथ से पिस्टल छीनना था और बस इस काम के लिए हम मेरे दोनों हाथ आजाद हो गए थे। ज़बैर तो एक ही जरब में बेहोश हो गया था। मैंने पिस्टल छीनने से कबल उसके मुंह पर 2-4 जबरदस्त किस्म के मुक्के मारे। उसकी हल्क से कराएं जरूर निकली मगर वो चीखा नहीं। गालिबन उसे अंदाजा था कि अगर उसने चीख मारने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जाहिर है कि वो एक जराइम पेशा शख्स था। अच्छी तरह जानता था कि किस हरकत का क्या नतीजा बरामद हो सकता है। उसकी मिजाज पुरसी करने के बाद मैंने उसके पिस्टल बरदार हाथ की उंगलियों को अपनी दरबार से कुचलने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि पिस्टल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने उसे पिस्टल छीनना और उठकर खड़ा हो गया। वो ज़बैर के नीचे दबा फोले उले खला रहा था। उसकी आवाज से गहरा करब जाहिर हो रहा था। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया और उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है और अब मेरे कहे बगैर अपनी मर्जी से हरकत नहीं करेगा। ज़बैर को अपने ऊपर से हटाओ और उठकर बैठ जाओ। मैंने उसके सर के पास पहुंचकर बैठते हुए कहा। पिस्टल मैंने उसकी कनपट्टी से लगा दिया था। अगर आवाज निकालने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। उसने कोशिश करके ज़बैर को एक तरफ लुढ़काया। मैं खड़ा हो गया था। उसने बजाय बैठने के मेरी दोनों टांगे पकड़कर खींच ली और मैं पुश्त के बल गिर पड़ा। मुझे उससे इतनी जुर्रतमंदी की तवक्को नहीं थी। मैं तो समझ रहा था कि उसकी जितनी मुरम्मत हो चुकी है वह बहुत काफी है, मगर उसकी इस हरकत से अंदाजा हुआ कि उसमें अभी कसबल बाकी है और अभी उसे अच्छी खासी खातर तवाज़े की जरूरत है। हमला जो कि उसने किया था इसलिए उसकी तरफ से फुर्ती का मुजाहरा होना कुदरती बात थी। मैंने तो खैर गिरते ही पिस्तौल छोड़ दिया था, मगर मुझे दचका जरूर लगा था। उसने मुझे गिराते ही तेजी से उठकर मुझ पर छलांग लगाई। उसके ख्याल में मुझे छाप लेने का नादर मौका था, मगर अफसोस कि उसकी और मेरे दरमियान मेरी दोनों टांगे हायल हो गई थी, जिन्हें मैंने सुकेड़ दिया था और अब मेरे घुटने पेट से लगे हुए थे। खबर इसके कि वो मुझ तक पहुंच पाता। मैंने दोनों पैर पूरी कुव्वत से उसकी तरफ उछाले। उसका पूरा बदन मेरे उछाले हुए पैरों पर गिरा था। नतीजा ये हुआ कि सीने पर पड़ने वाली जरब इतनी शदीद हो गई कि यकीनन उसके सीने पर क़यामत गुजर गई होगी, जो मेरे पैरों का हदफ बना था। उसके हल्क से इंतहाई करबनाक किस्म की कराह खारिज हुई। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी। मैंने पिस्टल उठाया और बड़ी तेजी से रेंगता हुआ उसके नजदीक पहुंच गया। वो अपना सीना पकड़कर दोहरा हो रहा था और तकलीफ की शिद्दत से अजीब ही हालत थी उसकी। मैंने पिस्तौल दोबारा उसके सर से लगा दिया। जिंदगी अजीज है तो साकत हो जाओ, मैंने गुर्रा कर कहा। अब कोई हरकत की तो जरा रियायत नहीं करूंगा। क्या बात है हुसैन? कोठी की तरफ से आवाज आई। अभी मैंने किसी किस्म की आवाज सुनी थी। वो शायद कोई और मुहाफिज था जो इसी तरफ आ रहा था। उसे अपने करीब बुलाओ। मैंने उसके कान में सफाकाना सरगोशी की, लेकिन इस तरह के उसे बिल्कुल भी शुबा ना होने पाए, वरना तुम्हारी जिंदगी की खैर नहीं होगी। मेरे सीने में दर्द हो रहा है, हुसैन ने कराहकर इंतहाई तकलीफ दे आवाज में कहा। उसकी आवाज में दर्द का हकीकी तासर मौजूद था और ये उसने झूठ नहीं कहा था। उसने अपने सीने पर मेरे पैरों की भरपूर बर्दाश्त की थी। उसकी तरफ में भरपूर गर्म था, जैसे किसी बछड़ी को पानी से निकालकर खुश्की पर डाल दिया गया हो। हुसैन की इतनी बुरी तरह से तड़पने की वजह से ही आने वाला मुहाफिज बुखला गया था और उसने बुखलाहट में या तो मुझे देखा नहीं था या देखने के बावजूद नजर अंदाज कर दिया था। उसने अपने हाथ में मौजूद खुदकार गन अपने कंधे से लटका ली थी और बड़ी तेजी से हुसैन की तरफ लपक रहा था। मैंने उस पर जख्म लगाने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। मुआवज के हुसैन तक पहुंचने से कबल ही मैंने चीते की तरह उस पर छलांग लगा दी। वो समझ ही नहीं सका तो उस पर क्या आफत नाजिल हुई है। मैं उसे लिए हुए घास पर गिरा। उसकी गर्दन पहले अपने बाजुओं में जकड़ ली थी और उस पर पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा था।
वो जानदार आदमी था। अगर मैं होशियार होता तो उससे लिपट पड़ना मुझे बहुत महंगा पड़ता, मगर मैंने उसे बेखबरी में चाप लिया था, इसलिए वो मेरे खिलाफ अपनी जिस्मानी कुव्वत का जरा सा इस्तेमाल भी नहीं कर सका था। दूसरी तरफ मुझे हुसैन से भी खतरा था, इसलिए मैं उसे ज्यादा डील नहीं दे सकता था। यही वजह थी कि मैं उसकी गर्दन के गिर्द अपने बादुबियानी गिरफ्त सख्त तर करता चला जा रहा था। वो दोहरी मुसीबत में गिरफ्तार था। उसका एक हाथ पहलू में दबने की वजह से अमलन बेकार हो गया था और उस पहलू से लटकी हुई गन उसके पहलू में चुभ रही थी। मुझे अंदाजा था कि वो किस मुसीबत में गिरफ्तार है, इसलिए मैं अपनी गिरफ्त नरम करने के लिए तैयार रही था। उसकी आंखें हल्कों से उबलने लगी थी, सांस भी रुकने लगा था। मैंने 2-3 इंतहाई शरीर किस्म के झटके दिए और उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज सुनकर उस जेब पीछे हट गया, क्योंकि वो मर चुका था। मैंने उसे सीधा किया और गन पर कब्जा कर लिया। हुसैन नामी मुहाफिज अभी तक तकलीफ में था। अब अकबी लान में मजीद कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। एक लम्हे के लिए तो मेरे जी में आई कि कोठी में घुस जाऊं, मगर ये सोचकर मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया कि हाथ आई नेमत से फायदा ना उठाना बेवकूफी है। अंदर दाखिल होने के लिए मैं हुसैन को इस्तेमाल कर सकता था। हुसैन तकलीफ में जरूर मुब्तला था, मगर देख सकता था कि मैंने क्या कारनामा अंजाम दिया है। इम्कान यही था कि अब वो मुझसे ज्यादा 3-5 नहीं करेगा। वो ना सिर्फ मुझसे शिकस्त खा चुका था, बल्कि अपने 2 जातियों का इंजाम भी उसके सामने था। चुनाचे मैं दोबारा उसके नजदीक पहुंचा तो वो खौफजदा हो गया। इस कदर खौफजदा कि अपनी तकलीफ तक भूल गया। तकलीफ की शिद्दत के बायस वो बुरी तरह तड़प रहा था, मगर मुझे अपनी तरफ आते देखकर वो साकत हो गया। मुझे कोठी के अंदर दाखिल होना है। मैंने गन की नाल उसकी कनपटी पर रखते हुए सफा काना अंदाज में कहा, और इस बात के जिम्मेदार तुम हो गए कि मुझे बाहिफाजत अंदर पहुंचाओ, बल्कि वापस भी लाओ। यूं महसूस हुआ जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। अदनान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, हुसैन ने कहा। उसकी आवाज खौफ की शिद्दत से लर्द रही थी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसकी कनपटी पर गन की नाल का दबाव बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें फैसला करना है कि किसके हाथों मरना पसंद करोगे। मुझ पर रहम करो। वो गिड़गड़ाया, क्यों मेरी जिंदगी के दर पे हो गए हो? मुझ पर रहम नहीं आता तो अपना ही ख्याल कर लो। क्या तुम नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक आदमी है? वो गिराए के गुंदों के बल पर खतरनाक होगा, जबकि मैं अपनी सलाहियतों पर इन्हसार करने का आदी हूं। अगर अपनी जिंदगी के लम्हात थोड़े से तवील करना मकसूद हो तो उठो, वरना तुम्हें ठिकाने लगाए देता हूं। कोठी में तो बहरहाल में दाखिल होऊंगा ही। उसने फैसला करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। अकलमंद आदमी मालूम होता था, इसलिए उसने मेरे हक में फैसला किया। मैं तुमसे तावुर करने को तैयार हूं, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, मगर उसके बाद इराक में मेरे लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। मुझे उसकी बात पर हैरत हुई। वो बहुत बड़ी बात कह रहा था। अगर अदनान अब्बासी कितना बड़ा गुंडा था, बात बतरे की हद तक खोटी तो कोई बात नहीं थी, मगर पूरे इराक पर उसकी अमलदारी होना दावत फिक्र देता था। बात की बात बाद में देखी जाएगी, मैंने कहा। फिलहाल तो तुम उठो और मुझे किसी महफूज रास्ते से अंदर ले चलो। वो कराता हुआ उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ एक सिम चलने लगा। मैं उसके पैरों से लगा चल रहा था। गन मैंने कंधे से लटका ली थी और मेरा हाथ जेब में पड़े हुए पिस्टल के दस्ते पर था। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं। अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं गोली चलाने में जरा तामिल नहीं करूंगा और तुम खुद अपने पिस्तौल की गोली का शिकार हो जाओगे। उसे खुद भी खूब अंदाजा था कि मुझसे पार नहीं निकल सकेगा। मेरी फुर्ती और जंग वो अपनी आंखों से देख चुका था। कोठी की अकबी दीवार के पास पहुंचकर वो अचानक रुक गया। क्या बात है? मैंने सरगोशी की, तुम रुक क्यों गए? मैं अचानक ही मोहतात हो गया था। मालूम नहीं उसने दिल में क्या ठान लियो। इस किस्म के लोगों का कोई भरोसा नहीं होता।